हाँ तो भाई, क्या हाल है आप सभी के? सभी अच्छे? चलो, जैसा कि आपको पता है, कल लास्ट लेक्चर में हमने जो बात की थी वो श्वसनी वृक्ष और मानव श्वसन तंत्र की संरचना के बारे में बात की थी। ठीक है ना भाई? तो यहाँ तक कल हम बात कर चुके थे, जिसमें हमने मानव श्वसन तंत्र का नामांकित चित्र बनाना सीखा कि आखिर हमें किस प्रकार मानव श्वसन तंत्र का नामांकित चित्र बनाना है, और एक श्वसनी वृक्ष का डायग्राम हमने बनाना सीखा। ये श्वसनी वृक्ष है जो आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, इसमें मतलब ये जो संरचना है ना, वो हमारे प्रत्येक लंग्स के अंदर होती है, और ये देखने में ऐसी लगती है जैसे कोई ट्री हो, एक वृक्ष जैसी संरचना। तो अब ये एक वृक्ष जैसी जो संरचना है, ये रेस्पिरेशन में काम आती है, तो इसलिए इसको हम श्वसन वृक्ष या रेस्पिरेटरी ट्री बोल के चलते हैं। ठीक है, तो कल हमने यहाँ तक बात कर ली। इसमें आप चाहें तो एक पॉइंट और नोट कर सकते हैं। कूपिकाओं की बात चल रही थी ना, कूपिकाओं की, तो मैं आपको बता दूं, 60 करोड़ कूपिका दोनों फेफड़ों में होती हैं। ये जो छोटी छोटी संरचना है ना, गोलाकार संरचना, जिनको हम एल्वियोलाई यानी कि कूपिका बोल के चल रहे हैं, वो एक लंग्स में 30 करोड़ एल्वियोलाई होती हैं एक लंग्स में। तो दो लंग्स में कितनी एल्वियोलाई? 60 करोड़ के करीब हमारी एल्वियोलाई होती हैं। और आप याद रखना कि कूपिका ही श्वसन तंत्र में वह अंग या भाग है जहाँ पर गैसों का विनिमय होता है। ठीक है, इसके बाद मानव श्वसन तंत्र की संरचना के बाद अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है, हेडिंग लगाइए अब आप, श्वसन की क्रियाविधि। श्वसन की क्रियाविधि। ठीक है, देखो इसमें क्या है भाई श्वसन की क्रियाविधि। श्वसन की क्रियाविधि निम्न चरणों में संपन्न होती है। पहला, फुफ्फुसीय संवातन। दूसरा, गैसों का विनिमय। तीसरा, O2 का परिवहन। चौथा, कोशिकीय श्वसन। और पांचवा है रक्त में CO2 का परिवहन। ठीक है, पूरी टोटल जो रेस्पिरेशन की क्रिया है, पूरी टोटल जो रेस्पिरेशन की क्रिया है, जो श्वसन की क्रिया है, उसके 5 स्टेप हैं। ठीक है, ये 5 स्टेप कौन कौन से? सबसे पहला होता है फुफ्फुसीय संवातन, जिसको हम जनरली भाषा में ब्रीथिंग या श्वास लेना कहते हैं। ठीक है, दूसरा होता है गैसों का विनिमय। तीसरा है O2 का परिवहन। चौथा है कोशिकीय श्वसन, और लास्ट है रक्त में CO2 का परिवहन। ठीक है,
अब ये जो आपको 5 स्टेप इस रेस्पिरेशन की मैकेनिज्म यानी कि क्रिया के दिखाई दे रहे हैं, इनके बारे में आप पहले समझो, ठीक है, कि आखिर इनके ये 5 स्टेप क्यों हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखो। देखो, रेस्पिरेशन की हमने एक डेफिनेशन पढ़ी थी और वो डेफिनेशन ये कहती थी कि ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से CO2 का विमुक्त होना, है ना, वही क्या कहलाता था, रेस्पिरेशन कहलाता था। ठीक है भाई। अच्छा, यहां देखो, सबसे पहले होता है फुफ्फुसीय संवातन। आज हम जनरली जो पढ़ेंगे वो अपने फुफ्फुसीय संवातन को ही पढ़ेंगे, इसकी थ्योरी लिख के हम बात करेंगे। इस फुफ्फुसीय संवातन का ये मतलब होता है कि आप O2 को अंदर लेते हैं और CO2 को बाहर निकालते हैं डायरेक्ट। बात समझो मेरी, केवल ऑक्सीजन को अंदर लेना और CO2 को बाहर निकालना। हमें नहीं पता कि आखिर ये CO2 कहाँ से आई, केवल हमने CO2 को बाहर रिलीज किया। ठीक है, तो O2 को लेना और CO2 को बाहर निकालना, ये जो पूरी प्रक्रिया है वो फुफ्फुसीय संवातन के नाम से जानी जाती है। ठीक है, अब एक बात समझो कि जब आपने फुफ्फुसीय संवातन किया तो आपने ऑक्सीजन को अंदर लिया ऑक्सीजन को अंदर, और बाहर क्या निकालना है आपको, CO2। क्लियर। लेकिन आपने यूं मान के चलिए आप, जैसे ऑक्सीजन आपकी बॉडी के अंदर आई, ठीक है, तो फिर होगा क्या, हमारे शरीर में जो कूपिका हैं, अच्छा, हमारी जो ऑक्सीजन है वो कहाँ पे आएगी, लंग्स में आएगी कि नहीं आएगी, है ना। तो लंग्स के पास होती है कूपिका, और कूपिका का क्या काम होता है, गैसों का एक्सचेंज करना। एक्सचेंज करने का मतलब मैं आपको बता दूं कि ऑक्सीजन जो आई है वो कूपिका के माध्यम से हमारी रुधिर केशिका में पहुंच जाएगी, रक्त वाहिनी में। ठीक है, याद रखो आप, हमारे शरीर की रक्त वाहिनियों में जो ऑक्सीजन पहुंचती है वो कूपिका के माध्यम से पहुंचती है। ठीक है, और जो CO2 है वो रक्त केशिकाओं से निकलकर आ जाएगी कूपिकाओं में। तो हो गया गैसों का विनिमय। ठीक है, अब गैसों का विनिमय यदि हो गया तो आप देखो आगे क्या होगा कि आपके विनिमय के द्वारा जो ऑक्सीजन रक्त केशिका में आई है तो वो उस रक्त केशिका के साथ क्या होगी, ट्रांसपोर्ट होगी, अर्थात उसका परिवहन होगा। किसका, ऑक्सीजन का। और ऑक्सीजन के परिवहन से सीधा सा मतलब ये होता है कि ये हमारी बॉडी के हर कोशिका के पास पहुंच जाती है। ठीक है, अब O2 का परिवहन हो गया, तो परिवहन होने से क्या होगा, अब होगा कोशिकीय श्वसन। अच्छा, कोशिकीय श्वसन मैंने आपको बताया था कि आपके बॉडी कोई कोशिका के अंदर जो ग्लूकोज है उस ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होना, वही तो कोशिकीय श्वसन था। तो जो ऑक्सीजन रक्त के साथ है वो अब क्या करेगी, ग्लूकोज का ऑक्सीकरण, जिसको हम क्या बोलेंगे, कोशिकीय श्वसन। और यदि ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है तो क्या बनती है, CO2 बनती है। ठीक है, तो अब जो CO2 बन गई, अब वो क्या करेगी, वो CO2 रक्त में प्रवाहित होगी, परिवहित होगी, और कहाँ पहुँचेगी, कूपिका में। और जब वो पूरी CO2 कूपिका में जमा हो जाएगी तो कूपिका से बाह्य श्वसन के द्वारा बाहर निकाल दी जाएगी। क्लियर। तो ये देखो, ये जो पूरे 5 स्टेप हैं वो एक दूसरे से जुड़े हुए स्टेप हैं। ठीक है, कहीं भी कोई अलग स्टेप नहीं है। देखो, बहुत सिंपल है, फुफ्फुसीय संवातन। इसमें आप क्या करेंगे, सबसे पहले मान लीजिए ऑक्सीजन को ले लिया। अब ऑक्सीजन आई है तो आपको ऑक्सीजन को रक्त केशिका तक पहुंचाना है, तो आप क्या करेंगे, गैसों का आदान प्रदान करेंगे। ठीक है, तो गैसों का विनिमय दूसरी हेडिंग हो गई। अब गैसों का विनिमय हो गया तो जो O2 है वो परिवहित होगी, तभी तो हर कोशिका के पास पहुंचेगी। तो O2 का परिवहन तीसरा टॉपिक हो गया या तीसरी हेडिंग हो गई। जब आप O2 का परिवहन करेंगे तो ग्लूकोज का क्या होगा, ऑक्सीकरण, जिससे आप क्या बोलेंगे, कोशिकीय श्वसन। तो चौथा टॉपिक हो गया हमारा कोशिकीय श्वसन।
और जब कोशिकीय श्वसन होता है तो CO2 बनती है, तो CO2 बनने से जो CO2 वो कहाँ होगी, रक्त में ट्रांसपोर्ट होगी। ठीक है, वो हो गया हमारा 5वां स्टेप। तो इस प्रकार टोटल 5 स्टेपों में जो हमारी रेस्पिरेशन की क्रिया है वो कंप्लीट होती है। ठीक है, पहले तो आपको ये स्टेप ही याद करके चलने हैं, नोट कर लीजिए इनको आराम से बढ़िया तरीका से। डबल पेन का जरूर प्रयोग किया करें आप, कुछ बच्चे सिंगल का ही करते हैं ना। लिख लिया भाई? ठीक है, तो इस पूरे चैप्टर में अब हमें ये 5 स्टेप पढ़ने हैं और हमारा चैप्टर कंप्लीट। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्रिया है भाई रेस्पिरेशन की, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं नीट वगैरह में। ठीक है, हाँ देखिए, तो अब हम जो पढ़ते हैं सबसे पहले पढ़ेंगे फुफ्फुसीय संवातन। ठीक है, लिखते चलो अब इसको, इसे सामान्य रूप से श्वास लेना, ब्रीथिंग कहते हैं। इसे सामान्य रूप से श्वास लेना यानी कि ब्रीथिंग कहते हैं। ठीक है, इसके 2 चरण होते हैं। नंबर ए, अच्छा सबसे पहले अंत्य लिखो आप, अंत्य श्वसन, और नंबर बी है बाह्य श्वसन। अंत्य श्वसन को बोला जाता है इंस्पायरेशन और इसको बोला जाता है एक्सपायरेशन। ठीक है, इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन, यानी को इनहेलेशन और एक्सहेलेशन भी बोला जाता है। ठीक है भाई, तो देखो फुफ्फुसीय संवातन की हमारी बात चल रही है, जो पहला स्टेप है, तो इसे सामान्य रूप से हम क्या बोलते हैं, ब्रीथिंग भी बोलते हैं, श्वास लेना भी बोलते हैं। ठीक है, अब इसके 2 स्टेप होते हैं, श्वास लेने के 2 स्टेप होते हैं, एक तो होता है अंत्य श्वसन और एक होता है बाह्य श्वसन। अंत्य श्वसन का मतलब होता है इंस्पायरेशन और बाह्य श्वसन का मतलब होता है एक्सपायरेशन। ठीक है, क्लियर यहाँ तक? चलो अब हम यहाँ पर लिख के इसकी थ्योरी की बात करेंगे, इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन की। ठीक है भाई, चलिए तो नंबर 1 आप हेडिंग लगा लीजिए। चलो मैं इसको यहाँ रफ कर दूँ, दोबारा से यहाँ से लिखेंगे, दोनों बात कंप्लीट हो जाएंगी। नंबर ए हेडिंग अंत्य श्वसन। ठीक है, लिखो इसमें अंत्य श्वसन में O2 को शरीर के अंदर लेना ही अंत्य श्वसन कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, जब डायाफ्राम व डायाफ्राम की आर्यपेशी व
पसलियों की इंटरकोस्टल, और ब्रैकेट लिखना, अंतरा परसुक। इंटरकोस्टल पेशी संकुचित होती हैं तो डायाफ्राम चपटा हो जाता है और पसलियां ऊपर की ओर उठ जाती हैं, जिससे वक्ष गुहा का आयतन बढ़ जाता है, जिससे वक्ष गुहा का आयतन बढ़ जाता है और फेफड़े फूल जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, फेफड़ों के फूलने से उनका वायु दाब बाहर के वायुमंडलीय दाब से कम हो जाता है, जिसके फलस्वरूप वायु उच्च दाब से निम्न दाब की तरफ प्रवाहित होती है। अर्थात बाहर से शरीर के अंदर फेफड़ों में भर जाती है, इसे ही अंतःश्वसन कहते हैं। ठीक है भाई, ये हाँ थ्योरी थोड़ी बड़ी है लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही सिंपल है। ठीक है, एक बार आप इसको नोट कीजिए, पहले हम दोनों की थ्योरी को नोट करेंगे और फिर एक साथ इसको समझेंगे। ठीक है, नोट करिए आराम से, आपके पास बहुत टाइम है, आराम से नोट कीजिए इसको। अच्छे अच्छे तरीके से लिखना है ना, बढ़िया हैंड राइटिंग में। हाँ, लिखो आराम से।
लिख ली क्या? थोड़ा स्पीड से भी लिखा लिखा करो यार। चलो लिख ली होगी अब, है ना? देखिए भाई, अच्छा हम सबसे पहले रेस्पिरेशन के फर्स्ट स्टेप को पढ़ रहे हैं, जिसको हम बोलते हैं फुफ्फुसीय संवातन, ठीक है। और मोस्टली आपसे जो ज्यादातर क्वेश्चन पूछा जाएगा ना, वो फुफ्फुसीय संवातन वाला ही ज्यादा पूछा जाएगा। पूरी क्रिया विधि आपसे एक साथ नहीं पूछी जाएगी। आपके जो टॉपिक हैं, स्टेप हैं, उनमें से कोई भी स्टेप मोस्टली मैं आपको बताऊं, एक तो गैसों का विनिमय वाला और एक फुफ्फुसीय संवातन वाला, मतलब फर्स्ट और सेकंड सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं जो आपके एग्जाम में पूछी जा सकती हैं, ठीक है। तो देखिए भाई, दो भाग हैं इसके, दो स्टेप हैं। एक तो है अंत्य श्वसन और एक है बाह्य श्वसन, है ना। अंत्य श्वसन का मतलब सीधा सा ही होता है कि किसी भी चीज को अंदर लेना, और अंदर हम कौन सी गैस लेते हैं भाई? ऑक्सीजन लेते हैं, ये हम सब जानते हैं, ठीक है। जानते नहीं जानते? तो O2 को शरीर के अंदर लेना ही अंत्य श्वसन कहलाता है। अब इसकी क्रिया विधि, आखिर ये ऑक्सीजन शरीर के अंदर क्यों आई, इसे हम समझते हैं। तो पहले आप थ्योरी पढ़ लीजिए, फिर मैं दोनों को एक साथ समझाऊंगा, ठीक है। तो देखो कि जब डायाफ्राम की, देखो अंत्य श्वसन में दो अंग भाग लेते हैं। एक तो हमारा डायाफ्राम जो आपने देखा था नीचे की तरफ, और एक हमारी ये पसलियाँ, आप सभी जानते हैं रिब्स के बारे में, पसलियों के बारे में। तो डायाफ्राम में जो पेशियाँ होती हैं वो होती हैं अरिय, और पसलियों के पास जो पेशी होती हैं वो होती हैं इंटरकोस्टल, जिनको हम हिंदी में अंतरापरशुक कहते हैं, है ना। इन दोनों पेशियों की मदद से ही ये काम होता है, चाहे अंत्य श्वसन हो चाहे बाह्य श्वसन हो। तो जब इनकी पेशी संकुचित होंगी तो जो डायाफ्राम है वो चपटा हो जाएगा और पसलियाँ उठ जाएंगी ऊपर। तो इस घटना से क्या हुआ कि जो वक्ष गुहा थी उसका आयतन बढ़ गया और फेफड़े फूल गए, है ना। फेफड़ों के फूलने से क्या हुआ, उनके अंदर का जो वायु दाब था जो पहले था, वो बाहर के वायुमंडलीय दाब से कम हो जाता है, जिसके फलस्वरूप जो वायु है वो उच्च दाब से निम्न ताप की तरफ आती है, अर्थात बाहर से शरीर के अंदर फेफड़ों में आ जाती है, ठीक है। अभी आपको केवल पढ़ना है, समझना नहीं है, मैं आपको समझाऊंगा एक साथ। चलिए अब नेक्स्ट हेडिंग सेकंड है इसको लिखने के बाद फिर हम इसको एक साथ समझ जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। बाह्य श्वसन, एक्सपायरेशन या एक्सहेलेशन इसको बोल के चलते हैं, ठीक है। लिखो इसमें CO2 को बाहर निकालना बाह्य श्वसन कहलाता है। इसमें डायाफ्राम व पसलियों की पेशियां शिथिल हो जाती हैं, जिससे डायाफ्राम व पसली पूर्व स्थिति में आ जाते हैं, जिस कारण वक्ष गुहा का आयतन कम हो जाता है और फेफड़े पिचक जाते हैं।
इस कारण फेफड़ों का वायु दाब बाहर के वायु दाब से अधिक हो जाता है, जिससे अंदर की वायु मोस्टली CO2 बाहर निकाल दी जाती है। इससे बाह्य श्वसन कहते हैं। ठीक है, नोट कीजिए इसको, फिर इस दोनों को एक साथ हम समझते हैं। आराम से नोट कर लीजिए पहले। लिख लो आराम से ना, बिल्कुल भी मतलब राइटिंग अच्छी आनी चाहिए, कोई इतनी जल्दी भी मत करना आप, इसलिए मैं आपको सफिशिएंट टाइम देता हूँ। ठीक है, लिख लिया होगा सभी ने ना। चलो, तो जो एक्सपायरेशन या बाह्य श्वसन की जो क्रिया है वो जस्ट अपोजिट होती है इंस्पायरेशन के, अंत्य श्वसन के बिल्कुल अपोजिट, कहीं भी कोई डिफरेंट नहीं होता। ठीक है, जैसे कहता है कि CO2 को बाहर निकालना क्या कहलाता है, बाह्य श्वसन कहलाता है ना। इसमें क्या होता है कि डायाफ्राम और जो पसलियों की पेशियां हैं, डायाफ्राम और जो पसलियों की पेशियां हैं वो शिथिल हो जाती हैं, और इनके शिथिल होने से क्या होता है कि डायाफ्राम और पसली पूर्व स्थिति में आ जाते हैं जैसे कि वो पहले होते हैं। ठीक है, तो पूर्व स्थिति में आ जाते हैं, जिस कारण जो वक्ष गुहा का आयतन है, अच्छा वक्ष गुहा क्या है, ये है चेस्ट कैविटी बोलते हैं इसको ना, चेस्ट वाला जो पार्ट है उसको हम वक्ष गुहा बोलते हैं। तो जिस कारण वक्ष गुहा का आयतन कम हो जाता है और फेफड़े पिचक जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, इस कारण मतलब किस कारण, फेफड़ों के पिचक जाने के कारण, फेफड़ों के पिचक जाने से जो फेफड़ों का वायुदाब होता है वो बाहर के वायुदाब से कैसा हो जाता है, अधिक हो जाता है। अब वायु का सिस्टम क्या होता है, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर जाती है। हाई प्रेशर कहाँ पे है, आपके फेफड़ों में, लो प्रेशर कहाँ है, बाहर। तो होगा क्या कि जो अंदर की वायु थी जिसको हम CO2 बोलेंगे, मोस्टली CO2 है उसमें, तो वो हमारे फेफड़ों से कहाँ निकाल दी जाएगी, बाहर निकाल दी जाएगी। इसे ही हम क्या बोलते हैं, बाह्य श्वसन बोलते हैं। ठीक है, चलिए अब ये तो हुई थ्योरी, अब हम इसको एक साथ दोनों को समझने की कोशिश करते हैं। अब आप ध्यान देना इस बात पे भाई, है ना। देखिए देखिए भाई, ये जनरली जो आपको पता है ये हमारा श्वसन तंत्र है, मतलब हमारे ये लंग्स हैं, है कि नहीं। और ये क्या है हमारा, कौन है ये, डायाफ्राम। और इसके ऊपर हमारे लंग्स के ऊपर कौन है, हमारी रिब्स।
जिनको हम बोलते हैं पसली, है ना। क्योंकि आपको पता है ना, हमारे जो लंग्स होते हैं वो रिब केज में, परसुका पिंजर में, ये रिब केज है। आपने शायद एक दधीची महर्षि के बारे में सुना है। दधीची इंद्र देवता के पास जो हथियार था है वो क्या है, एक रिब केज है, यानी कि पसलियों का पिंजर है। ठीक है, हाँ समझ रहे ना। आप जानते हैं महाभारत वगैरह देखी होंगी, कृष्ण लीला और ये जो भी है, आप धार्मिक चीज भी देखा करो यार, है ना। हाँ चलिए सुनिए, तो ये है हमारा लंग्स, उसके ऊपर है हमारी रिब्स, और ये है हमारा डायफ्राम। ठीक है, अब ये जो रिब्स आपको दिखाई दे रही हैं, इन दो रिब्सों के मध्य में एक जोड़ी पसलियां होती हैं, और इन पसलियों को एक जोड़ी पेशियां होती हैं, और इन पेशियों को कहते हैं इंटरकोस्टल पेशी, है ना। और ये है डायाफ्राम। अब देखो होता क्या है, हमारे पास दो पेशियां हैं, एक इंटरकोस्टल और एक डायाफ्राम। ठीक है, और दो ये घटनाएं शो करती हैं, एक संकुचन और एक शिथिलन। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे अंत्य श्वसन की। एक बात आप मुझे बताओ, सबसे पहले आप ऑक्सीजन को अंदर ही तो लेंगे, अरे डायरेक्ट CO2 को थोड़ी बाहर निकालेंगे, पहले आप ऑक्सीजन अंदर लेंगे। तो पहला स्टेप हमेशा कौन सा आएगा, अंत्य श्वसन आएगा। ठीक है, तो पहली घटना भी कौन सी होगी, संकुचन की होगी। कौन सी होगी, संकुचन की। क्लियर। अब देखो, सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूं अंत्य श्वसन कि आखिर O2 को अंदर कैसे लेते हैं, है ना। सुनिए भाई, होता क्या है कि जब डायाफ्राम की पेशी और पसलियों की इंटरकोस्टल पेशी संकुचित होती हैं, संकुचित। अब देखो एक बात मैं आपको बताऊं, ये जो हमारे लंग्स हैं वो बैलून टाइप स्ट्रक्चर होते हैं, गुब्बारे नुमा। इनमें आप जितनी हवा बढ़ देंगे ना उतना ही ये फैल जाएंगे। ठीक है, हाँ बैलून टाइप संरचना है, या इनको जितना स्पेस मिलेगा उतना फैल जाएगा। अब पसलियों के झुकने से और डायाफ्राम के इस प्रकार लोकेट होने से ऐसा लग रहा है जैसे ये जो हमारे लंग्स हैं वो फिक्स हैं, लग रहा है ना। लेकिन यदि इसको हम संकुचित कर दें तो जो हमारा डायाफ्राम की पोजीशन है वो बिल्कुल इस प्रकार हो जाती है, बिल्कुल स्ट्रेट। देखो इस प्रकार, ये जो हमारा डायाफ्राम इस प्रकार था ना संकुचित होने से पहले, और ऐसा लग रहा था जैसे इसने दोनों लंग्सों को बांध के रखा है। लेकिन जैसे ही इसमें संकुचन होता है ये बिल्कुल इस प्रकार का स्ट्रेट यानी कि सीधा हो जाता है ना। तो डायफ्राम में तो ये चेंजमेंट हुआ संकुचन होने से। पसलियों में क्या चेंजमेंट हुआ कि जो पसलियां हैं वो थोड़ी ऊपर उठ जाती हैं। अब ये बिल्कुल ऐसी दबी हुई हैं, थोड़ा और ऊपर उठ जाती हैं, है ना। समझ रहे आप मेरी बात को, है ना। और जैसे ये ऊपर उठी ये नीचे की तरफ हुआ। तो एक बात आप मुझे बताइए कि आपका जो लंग्स हैं, फेफड़े हैं, उनको फैलने के लिए जगह मिलेगी कि नहीं मिलेगी, खुद देखो आप इस चीज को। श्योर मिलेगी ना। आपके लंग्स जो पहले ऐसे लग रहे थे जैसे किसी ने बंद करके रखा हो इनको, लेकिन जैसे ही उनमें संकुचन हुआ हमारे लंग्स को गैप मिल गया। ठीक है, आप कभी भी देखो जैसे मैं श्वास लेता हूं अंदर, तो मेरी चेस्ट पर देखो क्या इफेक्ट पड़ता है। ये अपर होती है भाई वक्ष गुहा, ये चेस्ट कैविटी जिसको वक्ष गुहा कहते हैं, तो इसका वॉल्यूम बढ़ता है। यदि हम अंदर सांस लें तो हमेशा इसका वॉल्यूम बढ़ता है, ऊपर की तरफ उड़ता है। आप खुद प्रैक्टिकल करके देख सकते हैं, सिंपल। ठीक है, तो एक सिंपल सी बात है, हम ऑक्सीजन को अंदर लेने की बात कर रहे हैं, तो इसमें संकुचन होने से हमारे लंग्स को फैलने के लिए स्थान मिल जाता है। ठीक है, अब एक बात समझना आप, जब ये संकुचित नहीं हुए थे तो ये टाइट पोजीशन में थे। तो जब ये टाइट पोजीशन में थे तो इनका जो वायु दाब था वो मान लीजिए 100 mm ऑफ Hg है। ठीक है, इनका वायु दाब है ना भाई। कब, जब ये टाइट पोजीशन में थे, है ना। अब एक बात मान लीजिए
बाहर से कोई वायु आई नहीं है, ना ही अंदर से कोई वायु यहाँ पर आई, और ये फैल और गए, स्पेस हो गया। तो एक बात आप मुझे बताओ कि इनका जो वायु दाब है वो थोड़ा कम होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा वायु दाब कम। अरे भाई, अब आपको स्पेस मिल रहा है इनको, और स्पेस मिलने से इनका वायु दाब हो गया कम। कहाँ से कम? बाहर के वायुमंडल से। और वायु की एक विशेषता होती है कि वो हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलती है, मतलब उच्च दाब से निम्न दाब की तरफ चलती है। तो एक सिंपल सी बात है, फेफड़ों के फूलने से यहाँ का वायु दाब कम हुआ और बाहर का वायु दाब रहा ज़्यादा। तो होगा क्या कि बाहर की जो वायु है वो अपने आप ही अंदर चली आएगी। समझ में आ गई मेरी बात? नहीं आई? ठीक है। और O2 यदि अपने आप अंदर आ जाती है वायु दाब के अंतर के कारण, तो आप इस घटना को क्या बोलेंगे बताओ? अंतः श्वसन बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? ठीक है, तो यही होता है अंतः श्वसन। नहीं यही बात समझ में? सिंपल है। देखो, डायाफ्राम और इंटरकोस्टल दो पेशी हैं, दो इनके स्टेप हैं, संकुचन और शिथिलन। तो जब इनका संकुचन होगा, एक मिनट, ठीक है, हाँ, तो ये हुआ हमारा क्या? अंतः श्वसन, जिसमें डायाफ्राम और पसलियों की इंटरकोस्टल पेशी संकुचित होंगी। होने से डायाफ्राम चपटा, पसलियां ऊपर उठी, बस वक्ष गुहा का आयतन बढ़ गया, फेफड़े फूल गए, और उनके फूलने से ही वायु दाब कम, और यदि वायु दाब कम तो बाहर से वायु सीधी अंदर। क्लियर? ठीक है। अब जो अंतः श्वसन है वो जस्ट अपोजिट है इसके। अपोजिट कैसे? देखो कि जब ये डायाफ्राम और इंटरकोस्टल पेशी शिथिल होती हैं, अब शिथिल होंगी, पहले संकुचित हुई थी, तो शिथिल होती हैं तो क्या होता है कि ये डायाफ्राम और पसली पूर्व स्थिति में आ जाती हैं। पूर्व स्थिति का मतलब है बिल्कुल इसी पोजीशन में जो मैंने पहले बनाई थी। आ गई पूर्व स्थिति में, तो यार अब तो आप समझदार हैं। अब क्या होगा? जैसे ये पूर्व स्थिति में आएंगी तो हमारी जो वक्ष गुहा का आयतन है वो कम होगा, फेफड़े पिचक जाएंगे। अब फेफड़े यदि पिचकते हैं तो इनके अंदर जो वायु दाब था वो ज़्यादा हो जाएगा भैया, वो क्योंकि फेफड़े पिचक गए, और जो इनके अंदर वायु थी वो प्रेशर ज़्यादा लगाएगी, है ना। और वायु दाब ज़्यादा हो गया कहाँ से? बाहर के वायुमंडल से। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, वायु तो हमेशा हाई प्रेशर टू लो प्रेशर चलती है। तो हाई प्रेशर कहाँ पे है? आपके लंग्स में। तो सिंपल सी बात है, जो CO2 यहाँ पे आई थी लंग्स में, एक्सचेंज होने से, गैसों का एक्सचेंज हुआ था ना तब, तो वो CO2 को हम कहाँ कर देते हैं? बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, इसी क्रिया को हम क्या बोलेंगे? बाह्य श्वसन। क्या बोलेंगे इसको? बाह्य श्वसन। तो आपको बात समझ में आई कि नहीं आई? अंतः श्वसन और बाह्य श्वसन के बारे में। ठीक है, बहुत ही नॉर्मल सी प्रक्रिया है भाई, अंतः श्वसन बाह्य श्वसन। केवल आप दो पेशी याद रखो, संकोचन और शिथिलन याद रखो। ठीक है, अब आप जनरली भी आप देखो ना, जैसे श्वास ली, है ना, रिलीज किया, देखो कितना इफेक्ट पड़ता है चेस्ट कैविटी पर। ठीक है, समझ रहे हैं? अब हम जैसे जनरली हैं तो यूँ मानो कि हम श्वास ले रहे हैं, बाहर निकाल रहे हैं ना, और 1 मिनट में मैं आपको बता दूं जनरल नॉलेज के लिए, 16 से 20 बार हम रेस्पायरेशन कर लेते हैं। ये रेस्पायरेशन दर है हमारी, है ना। 16 से 20 बार हम 1 मिनट में श्वास लेते हैं, है ना भाई। और बाकी जो और इंटरेस्टिंग बातें हैं रेस्पायरेशन के बारे में वो हम आगे भी बात करते रहेंगे। ठीक है, तो ये आपको आज समझ में आ गया श्वसन की क्रियाविधि का फर्स्ट स्टेप। समझ रहे ना? तो इसी प्रकार हम आगे के जो और स्टेप है उनको भी करते चलेंगे। और यदि भाई किसी भी बच्चे को किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम आ रही है, जैसे समझने में या कोई टॉपिक समझ नहीं आ रहा है या हम फास्ट चल रहे हैं, तो आप कमेंट करके बता दिया करें। कोई शर्माने वाली और घबराने वाली बात नहीं है। स्टूडेंट का काम पूछने का होता है और हमारा काम उसकी समस्याओं को समाधान करने का होता है। ठीक है, टीचर स्टूडेंट का यही रिलेशन होता है भाई। तो आप बेझिझक पूछा करें, कोई दिक्कत नहीं है।
ठीक है, तो बाकी बातें करते हैं अब।